नमस्कार और स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग में। इस हफ्ते के करंट अफेयर्स हम करेंगे 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में पॉलिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में हुआ है हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस हफ्ते की बड़ी दिक्कत यह है कि कुछ ज़्यादा मैसिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स नहीं हुई थी, तो इसलिए हमने अपॉर्चुनिटी ली है इस हफ्ते की दो बड़े टॉपिक समझने के लिए जो लगातार न्यूज़ में थे लेकिन इस फॉर्म में नहीं थे कि मैं आपको अलग से वो कराऊं। तो उन सबको क्यूमुलेट करके आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहले तो एग्रीकल्चरल लॉज जो नए आए हैं भारतीय सरकार के, उनके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली के आसपास। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कैसे पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों से फार्मर्स आके वहाँ पे बैठ गए हैं। हम पॉलिटी के मद्देनज़र हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका पॉलिटी का बैकग्राउंड में क्या लेना देना है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चरल लॉज और फेडरलिज्म का क्या लेना देना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो है हेट स्पीच। हमने पिछले पॉलिटी के लेक्चर में भी हेट स्पीच के कुछ डायमेंशंस को कवर किया था, लेकिन अभी रिसेंटली अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस दी हैं। हेट स्पीच होती क्या है डिफाइन करने की कोशिश की है और उसके आयामों को, उसके डायमेंशंस को डिफाइन करने की कोशिश की। हम वहाँ पर भी समझेंगे कि वो क्या होते हैं। तो पहले हम सबसे पहले हम एग्रीकल्चरल लॉज के बारे में जानेंगे आज। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि इसका जो इकोनॉमिक डायमेंशन है, जो आर्थिक नज़रिया है इन एग्रीकल्चरल लॉज का, जो कृषि से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं एग्रीकल्चरल लॉज के, वो राघव सर बहुत अच्छे से अपने इकोनॉमी के लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं और भी वो आगे करते रहेंगे। हमारी ब्रीफ आज की केवल ये है कि कहीं आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि एग्रीकल्चरल लॉज का पॉलिटी से क्या लेना देना है, तो वो हम आज करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। आपको पता ही है कि नए एग्रीकल्चरल लॉज हैं मार्केट में, 3 बड़े लॉज हैं और उन्होंने ड्रामेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को चेंज किया है। कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस, केवल संविधान के अंदर जो लिखा है वो नहीं, जो देश का जो आर्थिक और पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी हद तक चेंज किया है। ये काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव है और हम जानेंगे कि इसका ये क्रांतिकारी संवैधानिक नजरिए से क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि 3 नए लॉज कहते क्या हैं। बड़े भारी नाम है। फॉर एग्जांपल जो पहला कानून है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। इतना भारी नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस बिल। ऑलराइट, बस फार्मर्स प्रोड्यूस बिल से चल जाएगा। ये बेसिकली कहता है कि फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो मंडी, यानी कि जो राज्य सरकारें होती हैं, हर राज्य सरकार, ज़्यादातर राज्य सरकारें जो एपीएमसी एक्ट्स बनाती हैं वो कुछ एरिया को ऐसे नोटिफाई करती हैं कि आज से यह मंडी है और यहीं पर कुछ अलग अलग तरह की फसलें केवल यहीं पर उनकी पहली सेल केवल इन्हीं मंडियों में होगी। ये कानून कहता है कि उस मंडी के बाहर भी अब सेल हो सकती है और ये जो राज्यों की जो एपीएमसी एक्ट्स हैं उन पे प्रिवेल कर जाता है लॉ, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस लॉ का वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को मना करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पावर है कि वो एपीएमसी में सेल और फर्स्ट सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर जो वो मार्केट फी लगाते हैं, जो अदर बहुत अलग अलग तरह के सेसेस होते हैं, लाइसेंस फी होती है, कमीशन फीस होती है, उन सबको नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी पावर है स्टेट गवर्नमेंट्स की जो इस बिल के थ्रू ले ली गई है उनसे, ठीक है। अब आपको अगर आपको मंडियों से सामान खरीदना है तो आपको राज्य सरकारों से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास बस एक पैन कार्ड होना चाहिए और आप वो सामान सीधा का सीधा किसानों से खरीद सकते हैं। उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि राज्य सरकारों का जो एपीएमसी का कानून है उसको अबॉलिश नहीं करता है ये कानून, ये बस एक नया कानून लाता है और जो कहता है कि साथ में ऑपरेट करेगा लेकिन राज्य सरकारों की कई ताकतों को छीन लेता है। ऑलराइट, वैसे ही दूसरा कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, ठीक है। अब इसके बारे में जो है जानने, इसको आप सीधा बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ, ठीक है। ये सीधा केवल एक फ्रेमवर्क बनाता है कि जैसे ही किसान बुआई करता है वैसे ही किसान जो है किसी के साथ एक अग्रीमेंट कर सकता है कि इस डेट पे, इस टाइम पे, इस प्राइस पे मैं आपको पहले से प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पर फसलें बेच दूंगा। और फिर बताता है कि अगर हमारे बीच में कोई मतभेद हुए तो क्या होगा, मतभेद हुए तो एसडीएम के पास जाना पड़ेगा, है ना। फार्मिंग प्रोड्यूस अंडर अ फार्मिंग अग्रीमेंट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल स्टेट एपीएमसी एक्ट्स एंड फ्रॉम स्टॉक लिमिट ऑब्लिगेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कानून का कि जो फार्मिंग प्रोड्यूस होगा
जो भी किसान जनरेट करेगा वो एपीएमसी एक्ट से एग्जेम्प्टेड होगा फॉर द पर्पसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये बेसिक रिवीजन है। राघव सर बहुत डिटेल में गए हैं इन लॉज को लेकर, ठीक है। और तीसरा लॉज जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है। उसमें छोटा सा परिवर्तन है कि बहुत सारी जो फसलें हैं उनको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के दायरे से बाहर निकाल दिया गया है ना। और जो स्टॉक लिमिट्स होती थी कि कौन कितना स्टॉक कर सकता है, उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो अब हमको जब ये स्केलेटन पता चल गया है तो अब हम मेन काम पे आते हैं कि इसका फेडरलिज्म से क्या लेना देना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फेडरलिज्म होता क्या है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब बहुत सारे अलग अलग सोसाइटीज जिनकी टेरिटरीज होती हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स इकट्ठे आकर डिसाइड करते हैं कि आज से हम एक यूनियन में रहेंगे, एक हम कुछ अपनी सॉवरेनिटी को पूल कर देंगे। जैसे बोलेंगे कि आज से हमारी एक ही आर्मी होगी, ठीक है, आज से हमारी एक ओपन मार्केट होगा, और आज से हमारा सिटीजनशिप लॉज एक ही होंगे, लेकिन हम इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे। इस छोटे से प्रिंसिपल को, इस छोटे से तरीके को बेसिकली फेडरलिज्म बोलते हैं। हालांकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स ले लेता है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं मराठा कन्फेडरेसी, आपने सुना होगा जब भी आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री किताबें पढ़ रहे होंगे। तो वो कन्फेडरेसी का मतलब है कि जो मराठास थे वो एक साथ आकर उन्होंने जो फेडरेशन बनाया था उसमें पावरफुल थे, जो इंडिविजुअल यूनिट्स थी वो ज़्यादा पावरफुल था, और जो सेंट्रल एलिमेंट था वो इतना पावरफुल नहीं था। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स 1860 टू 1864 सिविल वॉर के टाइम पे एक कन्फेडरेसी थी, ठीक है, यानी कि जो इंडिविजुअल स्टेट्स थे वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, और फिर कुछ होते हैं जो फेडरेशंस ऐसी होती हैं जिनमें कि यूनियन ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यूनियन में एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है ना, तो हमारा भी एक ऐसा ही फेडरेशन है। हालांकि जो हमारा आर्टिकल 1 है वो कहता है हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, कहीं भी फेडरेशन जो है टर्म नहीं यूज किया गया है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स है। लेकिन जब कमेंटेटर्स हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसी इमेज निकल के आती है कि शायद हम एक फेडरेशन ही है, और कमेंटेटर्स इस पे बहुत अलग अलग राय रखते हैं कि हम किस तरह की फेडरेशन है, किस तरह की फेडरेशन नहीं है। ये आपको पॉलिटी में बहुत अच्छे से कराया जाएगा। हमारा ब्रीफ आज का करंट अफेयर्स का है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पॉलिटी के फेडरलिज्म के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कहा था कि हम फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर SR बोमई में 1990s में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरलिज्म इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन यही बनता है कि इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर और नॉट, ठीक है। उसके ऊपर आपको लक्ष्मीकांत की किताब पढ़िए, उसमें अलग अलग कमेंटेटर्स के आप कमेंट्स निकालिए कि वो क्या कहते हैं, और फिर आप कुछ प्रोविजंस डालिए, प्रोविजंस दैट इंप्लाई दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, और कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे जो इंप्लाई करते हैं कि इंडिया थोड़ा यूनियन सेंट्रिक स्टेट है, ठीक है। उन प्रोविजंस को अलग अलग से निकालिए और फिर एक अच्छा खासा कंक्लूजन बनाइए। इट्स अ गुड एक्सरसाइज दैट यू कैन डू। ऑलराइट, सो बेसिक फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर हमारे देश में आता है 7 शेड्यूल से, ठीक है। वो बेसिकली ये कहता है कि ये कुछ मुद्दे हैं, इन पे केवल केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है, या फिर केंद्रीय एग्जीक्यूटिव इन पे एग्जीक्यूटिव एक्शन डाल सकती है। ये कुछ मुद्दे हैं स्टेट लिस्ट पे जिन पे केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, और ये कुछ मुद्दे हैं कंकरेंट लिस्ट में जिनमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, और अगर कन्फ्लिक्ट हुआ तो केंद्रीय सरकार का जो कानून है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। ये जो 3 लिस्ट्स हैं, ये 3 लिस्ट एसेंशियली बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसलिए तामझाम एक खींचतानी चलती रहती है केंद्रीय सरकारों और राज्य सरकारों में कि किसके पास कितनी ताकतें हैं, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी ने बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स थे उनको स्टेट लिस्ट से निकाल के सीधा का सीधा कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। जैसे एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल पहले एजुकेशन केवल स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था, अब कंकरेंट लिस्ट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर काम करती है, ठीक है। तो वैसे ही इस पे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि देखिए हमारी ज्यादातर एक कृषि बहुल राष्ट्र है हम, है ना। ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में आती है। इनफैक्ट हमारा प्रोड्यूस लोकल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ज्यादातर स्टेट्स में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फार्मिंग से किसी ना किसी तरह एसोसिएटेड है। तो यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स भी कुछ हद तक फार्मिंग कम्युनिटी के पास ही आ जाता है ना। तो अब हम जानेंगे कि एग्रीकल्चरल जो है वो सब्जेक्ट्स है वो कैसे फैले हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो एग्रीकल्चर के इश्यूज है वो एक्चुअली तीनों लिस्ट में फैले हुए हैं, ठीक है। वो यूनियन लिस्ट में भी कुछ है, स्टेट में भी कुछ है, और कंकरेंट में भी कुछ है। लेकिन
जो लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट, ठीक है। ज्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है वो कहाँ है, वो स्टेट लिस्ट में है, ठीक है। और हम जल्दी से एक बार स्टेट लिस्ट में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उन पे जल्दी से नजर डालते हैं, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है जो आपको याद रखनी है, ऑलराइट, जो आपको भूलनी नहीं चाहिए, वो है एंट्री 14। उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स बेसिकली तो यहीं पे खत्म हो जाती है, एग्रीकल्चर, बस, ठीक है। स्टेट लिस्ट में एंट्री 14 सीधा सीधा एग्रीकल्चर को राज्य सरकारों के अधीन बना देती हैं। उसके बाद लिख देते हैं इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन, रिसर्च, प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद देखिए एंट्री 26 ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट, एंट्री 27 प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, यानी कि संविधान सीधा सीधा कह रहा है कि ये केवल राज्य सरकारों का काम है। एंट्री 28 इज चेरी ऑन द केक, राइट, मार्केट्स एंड फेयर जिनके रिगार्डिंग ये लेजिस्लेशन है उसको ये सीधा सीधा राज्य सरकारों में डाल रहा है। अब इन दो एंट्रीज को ना 20 आपको जो समझ में आ गया कि एंट्री 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखना एंट्री 26 और 27 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें करती है, ठीक है। एंट्री 26 ये कहती है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट, जो कि राज्य सरकारों का काम है, उनके अधीन है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एंट्री 33 ऑफ लिस्ट 3। यहां पर गेम शुरू हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एंट्री 33 ऑफ लिस्ट 3। लिस्ट 3 कौन सी है, कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है, ठीक है। और वैसे ही आती है एंट्री 27 प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एंट्री 33 ऑफ लिस्ट 3, ठीक है। तो ये एंट्री 33 ऑफ लिस्ट वाला क्या खेल है, ठीक है, कि ये बेसिकली संविधान कह रहा है कि खेती और कृषि से रिलेटेड जो भी कामधाम है वो केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट में है। हमको यहां पे दिख रहा है सारी एंट्री स्टेट गवर्नमेंट के पास है, फिर एकदम से कहती है सब्जेक्ट टू एंट्री 33 ऑफ लिस्ट 3। तो ये कहां से आता है, इसकी स्टोरी क्या है, एक बार इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं कि एंट्री 33 है क्या, ठीक है। एंट्री 33 ये कंकरेंट लिस्ट में है, और कंकरेंट लिस्ट में एंट्री है ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंड प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये पहला ए क्लॉज जो है ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है। यहां पर बी क्लॉज फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग एडिबल सीड्स एंड ऑयल्स, ठीक है। और ये फूड स्टफ्स जो लिखा हुआ है यहां पर खेल हो जाता है, ठीक है। यानी कि सारी ताकत राज्य सरकार के हाथ में दे दी और फिर कह दिया सब्जेक्ट टू एंट्री 33। एंट्री 33 बहुत बड़ी है। एंट्री 33 के अंदर एक छोटा सा शब्द है फूड स्टफ, जो केंद्रीय सरकार को मौका देती है कि वो कृषि क्षेत्र के ऊपर भी कानून बना सके, और वो इस वर्ड का यूज करके कानून बना देती है, ठीक है। अब उसके बाद वैसे ही मैं आपको बस मतलब आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि जैसे एग्रीकल्चर में तो ये खेल है कि ये एक शब्द है जिसकी वजह से केंद्रीय सरकार को ओपनिंग मिल जाती है। इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का तो ये खेल है, इंडस्ट्री का क्या खेल है, इंडस्ट्री में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हालांकि वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, लेकिन सीधा सीधा लिखा हुआ है कि लॉ में डिक्लेयर एनी इंडस्ट्री टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इट इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस और फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ वॉर, ठीक है। तो यानी कि सीधा सीधा राइडर है। देखिए इंडस्ट्री को केंद्रीय राज्य सरकारों के अधीन किया गया है, लेकिन यूनियन लिस्ट में सीधा सीधा राइडर है कि केंद्रीय सरकारें जब चाहे इंडस्ट्री को केंद्रीय कानूनों के अधीन कर सकती हैं। वैसा राइडर एग्रीकल्चर में नहीं है, इतना क्लियर नहीं है। एग्रीकल्चर बहुत बड़े हद तक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये एंट्री 33 की अगर आप एक कहानी समझ लोगे ना तो आपको बेसिकली थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा एंट्री 33 है क्या। इनफैक्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एंट्री 33 ऑफ लिस्ट 3 एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एंट्री 33 जानते हैं तो हिंदुस्तान में स्कैरसिटी की हिस्ट्री भी आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट एंड प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का जो काम था वो प्रोविंशियल लिस्ट में था, यानी कि राज्य सरकारों के अधीन था। अंग्रेजों के अंडर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बनी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। जो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे क्या हुआ, देखा गया कि भारत के बहुत बड़े बड़े हिस्सों में बहुत सारा खाना मिसिंग था, ठीक है, लोग भूखे मर रहे थे। तो अब ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट एंड प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स वाला जो मामला है, समझ रहे हैं, ये केंद्रीय सरकार ने कहा यार चलो हम कर लेते हैं इस पे काम, ठीक है। हम इंश्योर, क्योंकि क्या हो रहा है, किसी एक स्टेट में गेहूं उगाया जा रहा है तो उस स्टेट से गेहूं उठा के जिस स्टेट में नहीं है वहां पे डालना जरूरी है, वो तो केंद्रीय सरकार ही करेगी। तो केंद्रीय सरकार ने उस समय, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमरजेंसी पावर्स के तहत
इस ताकत को, ये राज्य सरकार की ताकत को अपने अधीन ले लिया, ठीक है। यानी कि जो सेंटर में सरकार थी अंग्रेजों के शासन के टाइम पे, उन्होंने अपने अधीन ले लिया इस पावर को, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी तो हट गई 1946 में, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, लेकिन इंडिया में जो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी वो ऐसी की ऐसी बनी हुई थी, है ना। अब जब फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज ऐसी की ऐसी बनी हुई थी, तो उस टाइम पे जो नई डोमिनियन गवर्नमेंट बनी थी, जो 1946 से लेकर 1947 तक जो भारतीय सरकार थी, जो डोमिनियन सरकार थी, जो नए संविधान के तहत नहीं थी, उस सरकार ने एक कानून बनाया, असेंशियल सप्लाईज टेम्परेरी पावर्स एक्ट 1946, और यहां से असेंशियल कमोडिटीज एक्ट की कहानी शुरू होती है, ठीक है। असेंशियल सप्लाई टेम्परेरी पावर्स एक्ट 1946, ये जो सिचुएशन बन गई थी कि कहीं पे खाना कम था, कहीं पे खाना ज्यादा था, इससे डील करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ, क्योंकि देखो अब नया संविधान जो आ रहा था वो ये कहता था कि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट्स का मामला है ना, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट को खाना खुना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक नया आर्टिकल, जो एक आर्टिकल डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 369, एक टेम्पररी प्रोविजन के तौर पर डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में 5 साल के लिए। जब संविधान बना तो 5 साल के लिए एक आर्टिकल 369 डाला गया, जिसका काम ये था कि उन्होंने जिसका काम ये था कि ये जो ताकतें हैं केंद्रीय सरकार को जो मिलती हैं स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे लेजिस्लेट करने की, वो आर्टिकल 369 से आती थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 1955 तक ये ताकतें केंद्रीय सरकार के पास ही रही, आर्टिकल 369 और एसेंशियल सप्लाईज एक्ट के तहत। फिर क्या हुआ कि 1955 में ये ताकत भी खत्म हो गई, है ना, ये ताकत खत्म, लेकिन फिर भी इस टाइम भी नेहरू जी को लग रहा था कि ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ दें। इस समय भी केंद्रीय सरकार को एग्रीकल्चर पे कानून बनाने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि भूखमरी है, कई इलाकों में फैमिन पड़ा हुआ है, हमको खाना इधर से उधर करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ये जो सब सिचुएशन जो खराब हो रही थी, यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग चल रही थी, इसीलिए थर्ड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आई। क्या आई? थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1954, ठीक है। इसने क्या किया? इसने 4 सब एंट्रीज डाली एंट्री 33 में। जो पहले की एंट्री 33 थी उसको डिलीट किया गया और एक नई एंट्री 33 आई, ठीक है। और असेंशियल कमोडिटीज एक्ट आ गई, ठीक है। यहाँ पे जो एक्ट थी ना, क्या बोलते हैं, एसेंशियल सप्लाईज टेम्परेरी पावर्स एक्ट 1946, उसकी जगह पर एक नई एक्ट आ गई, ठीक है, जिसका नाम था असेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ठीक है। तो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एंट्री 33 आई कॉन्करेंट लिस्ट में, और उसी के साथ साथ सरकार ने क्या इनैक्ट किया? असेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ठीक है। और ये जो, तो अब हमको ये बैकग्राउंड समझ में आ गया कि एंट्री 33 किन तरह के हालातों में आई थी। वो भूखमरी के हालातों में आई थी, जब सरकार को खाने की कमी थी, लोग भूखे मर रहे थे, कई सारी चीजों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, होर्डिंग हो रही थी। तो केंद्रीय सरकार इतनी ताकत चाहती थी कि वो एक राज्य से खाना उठा के दूसरे राज्य तक पहुंचा सके, क्योंकि स्टेट्स अपने आप तो ये करेंगे नहीं, है ना। तो उस ताकत के एक्सरसाइज करने के लिए एंट्री 33 आई थी, ठीक है, जो कि कभी भी जनरल इंटेंट नहीं था उसका। ये इंटेंट कभी नहीं था कि सरकारें उस पे इस हद तक लेजिस्लेट करे। और हमें इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर कहां से भी समझ में आता है कि उन्होंने अलग से कोई नई एंट्री नहीं बनाई, उन्होंने उसी एंट्री 33 के अंदर इस पार्ट को डाला है, ठीक है। और उस टाइम पे बहुत ऑपोजिशन हुआ था थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी वाले अशोक मेहता हैं, उन्होंने इनफैक्ट उस टाइम पे बहुत खतरनाक ऑपोजिशन किया और कहा कि अगर सेंटर ट्रूली वांटेड टू कंट्रोल ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स इन स्टेट्स, तो ओवर टाइम क्या होगा? कंट्रोल ओवर क्रॉप प्लानिंग और कल्टीवेशन भी चाहेगा स्टेट। ये तो शुरुआत है कि अगर सेंटर जो है वो अगर अभी चाहता है कि वो ट्रेड एंड कॉमर्स पे कंट्रोल करे, तो वो क्रॉप प्लानिंग पे और कल्टीवेशन पे भी कंट्रोल चाहेगा, है ना। इससे क्या होगा कि एक्सपैंडिंग इंक्रोचमेंट ऑन द राइट्स ऑफ द स्टेट। और ये होता जाएगा कि केंद्रीय सरकार जो है वो धीरे धीरे करके राज्य सरकारों के जो अधिकार हैं, जो एग्रीकल्चर पे जो अधिकार हैं, उसको खत्म किया जाएगा, ठीक है। और उन्होंने द पॉसिबिलिटी ऑफ साइड स्टेपिंग ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि अशोक मेहता उसी टाइम पे वार्न कर रहे हैं कि केंद्रीय सरकार ऐसी चीजें कर सकती है जो शायद ठीक ना हो। उसी टाइम पे के बासु, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इंडियन लीगल हिस्ट्री में, वो कहते हैं कि जो उस टाइम में मेंबर थे पार्लियामेंट के, उन्होंने कहा कि इस एक्ट का पैसेज जो है वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसफॉर्म कर देगा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टेड ऑफ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, और सभी के राज्य सरकारों को म्युनिसिपैलिटी के लायक बना देगा। इनफैक्ट जब तमिलनाडु सरकार का रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेशन गया था सरकारिया कमीशन को, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये जो एंट्री 33 है, इसके तहत जो केंद्रीय सरकार एसेंशियल सप्लाईज एक्ट लाई है, इससे तमिलनाडु को बहुत नुकसान हुआ है। वेस्ट बंगाल सरकार ने भी एग्जैक्टली यही कहा, और सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में नोट किया स्पेशली कि ये जो एंट्री 33 है, इसने काफी काम बिगाड़ा हुआ है। इसने केंद्रीय सरकार को डिसप्रोपोर्शनेटली पावर दे दी है एग्रीकल्चर के मैनेजमेंट में। और देखो आप, ये जो इतने फियर्स हैं, और सितंबर 2020 में इसी एंट्री 33 का यूज करके ये नए 3 एग्रीकल्चरल कानून आए हैं। तो ये सवाल बड़ा ये बनता है कि क्या हमारा जो फेडरल सेटअप है, ये 3 लॉज, ये क्या उस फेडरल सेटअप को वायलेट करते हैं? आपने एंट्री सिस्टम देख लिया, ठीक है। तो ये जो प्रोड्यूस बिल है, ये बेसिकली सेंटर को ताकत देता है कि वो पूरे इंट्रा स्टेट सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कंट्रोल करे। इंट्रा स्टेट यानी कि पंजाब के अंदर होने वाली सेल, यानी कि हरियाणा के अंदर होने वाली सेल को कंट्रोल करे, ठीक है। जो कि होना तो एंट्री 26, 27, 28 और एंट्री 14 ऑफ स्टेट लिस्ट के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स का होना चाहिए काम, लेकिन ये जो कानून है ये केंद्रीय सरकार को पावर देता है। इनफैक्ट इसी कानून का, फार्मर्स प्रोड्यूस बिल का सेक्शन 6, और आपको लिखना है, ये कहता है कि स्टेट विल नॉट चार्ज एनी मार्केट फी, सेस और लेवी ऑन द ट्रेडिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस। यानी कि राज्य सरकार के पास कोई पावर ही नहीं है कि वो क्या करे, कोई लेवी चार्ज कर सके, कोई फी चार्ज कर सके, कोई टैक्स कर सके मंडी में उठने वाले सामान को, या फिर मंडी में बिकने वाले सामान को टैक्स करने की पावर नहीं है। हालांकि हमने देखा है कि ये पावर सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट लिस्ट में है, राज्य सरकारों के पास, है ना। और ये स्टेट से कहते हैं कि इन सेक्शंस, ये तो बस एग्जांपल है कि कैसे हमारे डोमेन में एनक्रोच किया जा रहा है। और ना केवल ये डोमेन एनक्रोचमेंट, पंजाब और हरियाणा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि उनका रेवेन्यू का बड़ा चंक इन लॉस से आता है। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि पंजाब को 3,500 करोड़ का नुकसान होगा और हरियाणा को 1,600 करोड़ का नुकसान होगा। और हरियाणा ने इनफैक्ट प्लान भी कर लिया है कि वो केंद्र सरकार को बोलेंगे कि हम ये कर तो लेंगे, लेकिन आप एक काम करो, आप हमको कॉम्पेंसेट करो, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में मार्केट फी 3% है मंडी में, रूरल डेवलपमेंट फी 3% है, आड़तीये का कमीशन 2.5% है ना। और ऐसे ऐसे कमीशन चलते रहते हैं, जिससे कितना पैसा बन जाता है पंजाब सरकार के पास, हरियाणा सरकार के पास। ये सारा ये खोने वाले हैं, ठीक है। अब ना केवल ये इश्यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, दूसरा रिसोर्स का इशू है, फाइनेंशियल इशू है, और तीसरा एक थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स का भी इशू है, ठीक है। लीगल जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो वाला इशू भी है, ठीक है। क्योंकि जो सेक्शन 13 है फार्मर्स प्रोड्यूस एक्ट का, वो कहता है कि नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीजर शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि कोई आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते हैं केंद्रीय सरकार के खिलाफ, या फिर राज्य सरकार के खिलाफ, या फिर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के किसी अफसर के खिलाफ, ठीक है। जब भी उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि गुड फेथ में हो, जो कि अच्छे मन से किया हो, उन्होंने अच्छी सोच के साथ किया हो, ठीक है। इस कानून के अंदर, यानी कि इस कानून के अंदर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अफसर ने कोई भी चीज अच्छे दिल के साथ किया हो, तो फिर उनके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसको बोलते हैं सॉवरन इम्यूनिटी, ठीक है। एक तरह से ये है कि जो सरकार कुछ भी कर सकती है, आप उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये तो आर्टिकल 32 के क्लॉज को थोड़ा वायलेट सा करता है ना। आर्टिकल 32 जो कहता है कि हर किसी को अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों के हनन के ऊपर रेमेडी प्राप्त कर सके, है ना। अगर इन्होंने यहाँ पर किसी अफसर ने ऐसा कोई फैसला लिया जो आपको हानि पहुंचाता है, जैसे जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करता है, तो फिर आपके पास अधिकार तो होना चाहिए ना कि आप कोर्ट में चले जाओ, ये है। और वैसे ही सेक्शन 15 है जो कहता है कि किसी भी कोर्ट के पास, सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगी किसी भी सूट को लेकर। बेसिकली उसी पावर को थोड़ा अलग तरीके से कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कोई भी अथॉरिटी की बात करते थे, लेकिन प्रिंसिपल वही है कि आप हमें कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर अब आपको समझ में आ गया कि ये स्टेट गवर्नमेंट की साइड है कि 3 इश्यूज हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, दूसरा फाइनेंशियल इशू है, और तीसरा ह्यूमन राइट्स का इशू है, ठीक है। 3 इश्यूज हैं जो आपको लिखने हैं नए फार्म लॉज के साथ, और आपको बताना है कि ये स्टेट गवर्नमेंट और फार्मर्स का आर्ग्यूमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट कुछ और है, ठीक है। यू हैव टू बी अ मीडिएटर, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि उसकी पावर है वो एंट्री 33 ऑफ कंकरेंट लिस्ट से आती है, बस, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री इनैक्टमेंट है, ये जो फार्मर्स की चॉइस है
ठीक है। आप इसको गलत तरीके से देख रहे हैं, कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि फार्मर्स के पास चॉइस होनी चाहिए कि यार उसको अपना प्रोड्यूस किसी को भी बेचना है, अगर उसको कल को किसी कॉन्ट्रैक्टर को बेचना है तो बेचना है उसको। ये जो कानून है ये बस फार्मर की चॉइस को एक्टिवेट करता है और कुछ नहीं करता, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। दीज लॉज डील विद हाउ फार्मर्स कैन सेल, ठीक है। ये इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सेंट्रल लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, फिर किस लिस्ट में आता है। ये बस फार्मर्स की चॉइस को इनलिवन करता है, उसको जीवंत करता है, ठीक है। उसके बाद कोर्ट्स ने क्या कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बेसिकली मैं आपको बहुत सारे केसेस करा देता 3-4, लेकिन एक बड़ा परफेक्ट सा केस मिला है और उसको ना आप थोड़ा सा अच्छे से याद सा कर लीजिएगा, ठीक है, काम आ जाएगा। ITC लिमिटेड वर्सेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था 2002 में, ठीक है। इसमें फैक्ट्स देखते हैं। जो बेसिकली हुआ क्या था कि एक केंद्रीय सरकार ने एक टोबैको बोर्ड एक्ट लाया, उन्होंने तंबाकू से रिलेटेड एक कानून लाया और उन्होंने कहा कि तंबाकू की इंडस्ट्री को डेवलप करना आज से केंद्रीय सरकार का काम है। 1975 की बात है, ठीक है। लेकिन जो बिहार की जो APMC एक्ट थी, यानी कि बिहार की राज्य सरकार की जो द्वारा राज्य असेंबली के द्वारा जो पारित कराई गई एक्ट थी APMC एक्ट, उसमें टबैको लिखा हुआ था कि टबैको उनका काम है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था इस केस में कि जो APMC है मौनगिर में यानी कि बिहार में, वो क्या उस तंबाकू पे टैक्स चार्ज कर सकती है या नहीं कर सकती है। जब केंद्रीय सरकार ने कानून लाकर ये कहा कि आज से तंबाकू हमारा काम है, लेकिन राज्य सरकार की APMC एक्ट में पहले से लिखा हुआ है कि तंबाकू उनका काम है और इनफैक्ट राज्य सरकार की APMC एक्ट के तहत तंबाकू के ऊपर एक फीस लग रही है, तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या जो राज्य सरकार की APMC एक्ट है वो ये कर सकती है, ये फीस लगा सकती है, नहीं लगा सकती है। इससे पहले एक जजमेंट ने स्टेट APMC एक्ट को रिपग्नेंट कह दिया था। उसने एक से पहले एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है, स्टेट की APMC एक्ट साइड हो जाएगी, बस केंद्र का कानून चलेगा। लेकिन इस केस में ना केवल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट एक्ट की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, स्टेट ने कहा ये केंद्र का जो कानून है इसको साइड करो, राज्य का कानून चलेगा, देखो संविधान देखो, ठीक है, लिस्ट में देखो। और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल ले डाउन किया और हम आज क्या करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट से एक्सरसाइज करेंगे, हम इन प्रिंसिपल्स को इन कानूनों पर अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि क्या निकलता है, ठीक है। तो उन्होंने पहले कहा कि मार्केट फीस जो है वो चार्ज की जा सकती है अंडर स्टेट APMC एक्ट, ठीक है। स्टेट लॉज जो है वो रिपग्नेंट होंगे, स्टेट लॉज जो है वो खराब हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे केवल और केवल ओनली एंड ओनली इफ द स्टेट एंड सेंटर इनैक्ट ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर अंडर एन एंट्री इन लिस्ट 3, ठीक है। तो कोर्ट ने यह कहा कि अगर लिस्ट 3 में कोई एक एंट्री है और उसमें राज्य सरकार ने भी कोई कानून बनाया है और केंद्र सरकार ने भी कोई कानून बनाया है, केवल तभी ऐसा होगा कि राज्य सरकार का कानून खत्म हो जाएगा और केंद्र सरकार का कानून चलता रहेगा, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और नहीं होगा ऐसा, केवल उसी सिनेरियो में होगा। उसके बाद उन्होंने कहा इन दोज केसेस जहां पर एंट्री लिस्ट 3 के यानी कि कंकरेंट लिस्ट के बाहर है, वन हैज टू फर्स्ट एग्जामिन इफ द सब्जेक्ट मैटर वाज एन एक्सक्लूसिव एंट्री अंडर लिस्ट 1, ठीक है, कि क्या वो केवल लिस्ट 1 की एंट्री है, और लिस्ट 2 कि हमको पहले ऐसे देखना होगा कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में एग्रीकल्चर है, कि क्या वो मोटा मोटा लिस्ट 1 में है, यूनियन के पास है, क्या वो मोटा मोटा लिस्ट 2 में है, स्टेट के पास है, या फिर वो लिस्ट 3 में है। लिस्ट 3 में तो ये वाला केस आ जाएगा, लेकिन अगर मोटा मोटा लिस्ट 2 या फिर मोटा मोटा लिस्ट 1 में है, ठीक है, ओनली आफ्टर डिटर्मिनिंग दिस कैन वन डिसाइड ऑन द डोमिनेंट लेजिस्लेशन दैट वुड प्रिवेल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर मोटा मोटा वो स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट का काम है, अगर मोटा मोटा वो यूनियन लिस्ट में है तो वो यूनियन का काम है। तो अगर हम अप्लाई करें तो पॉइंट A और C ये दोनों अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो स्टेट्स जो है वो मंडी टैक्सेस चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। जो ये प्रोड्यूस एक्ट है जो ये कहती है कि स्टेट मंडी टैक्सेस नहीं चार्ज करेंगे, वो नहीं चलेगा, ठीक है। स्टेट मंडी टैक्सेस चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और जो C वाला पॉइंट है कि किस में है डोमिनेंट, जैसे एग्रीकल्चर हमने नोटिस किया ही था कि डोमिनेंटली तो स्टेट लिस्ट में ही है, मोटा मोटा एंट्री 14 एग्रीकल्चर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, वहीं पे बाद में खत्म हो जाता है, एंट्री 14 लिस्टों में मामला खत्म हो जाता है और ये स्टेट का काम है, ठीक है। तो अब आपको मोटा मोटा ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस आई रियली होप समझ में आ गया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये तो इकोनॉमिक फैक्टर्स सब पढ़ेंगे इसके बारे में, आपको थोड़ा सा इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री का भी अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। अब इमीडिएट फ्यूचर में होगा ये कि आप जानते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के कानून को चैलेंज कर सकती हैं,
ठीक है, ये कह के कि वो उनके डोमेन में नहीं था, या फिर आर्टिकल 32 के अंडर चैलेंज आ सकता है कि मानवाधिकारों का हनन हुआ है। जनरली स्पीकिंग होता यह है कि केंद्रीय सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हमेशा अज्यूम करके चलता है कि कोई भी कानून जो केंद्रीय सरकार ने बनाया है वो संवैधानिक है, तो यानी कि उस पर स्टे नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएपीए पे स्टे नहीं लगा था, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे स्टे नहीं लगा था। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मान के चलेंगे कि संवैधानिक है, आ जाओ टेस्ट करते हैं, फिर बताएंगे कि संवैधानिक है या नहीं है, लेकिन तब तक के लिए मान के चलेंगे संवैधानिक है। तो ये जो कानून आए हैं ये अगले 6 हफ्ते तक तो कम से कम संवैधानिक रहेंगे, क्योंकि 6 हफ्ते तक हियरिंग नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, हालांकि केस फाइल कर दिया गया है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि यार इसके लिए ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए थी, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट आपको याद है क्या बोलते हैं, अशोक दलवाई कमेटी डबलिंग फार्मर्स इनकम, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसकी जो रिकमेंडेशंस आई थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी कि जो एग्रीकल्चरल मार्केट करके एक एंट्री बनाओ और इसको कंकरेंट लिस्ट में डालो। उन्होंने कहा था, यानी कि उनको पता है कि इस तरह से तो काम नहीं बनेगा, संवैधानिक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके मतलब आप केंद्रीय सरकार एक कॉमन एग्रीकल्चरल मार्केट बना पाएगी, है ना। तो इसी में इनकी जो रिकमेंडेशन है उसमें इम्प्लिसिट है कि केंद्रीय सरकार ने जो एंट्री 33 के अंडर फूड स्टफ्स वर्ड उठा के ये जो कानून बनाए हैं, शायद, एंड अगेन वी डोंट नो, शायद ये रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एक और तरीका है जिसके थ्रू किया जा सकता था कि राज्यसभा जो है वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है अंडर आर्टिकल 249, और इन नेशनल इंटरेस्ट जब वो करती हैं कि वो एक सुपर मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करके बोलती हैं कि अब नेशनल इंटरेस्ट में ये ठीक है कि केंद्रीय सरकार इस मुद्दे पर एक कानून बना दे, तो राज्यसभा वो कर सकती थी। ठीक है, लेकिन उस भी तरीके का नहीं किया गया। ठीक है, आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आ गया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज पुट दोज इन कमेंट्स, एंड ब्रॉडली आई थिंक दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो, राइट, द इंटरफेस विद फेडरलिज्म ऑफ एग्रीकल्चरल लॉज। ठीक है, दूसरा बड़ा मुद्दा जो इस हफ्ते निकल के आया वो है इन साहब का, अमीश देवगन है, ये न्यूज़ 18 न्यूज़ इंडिया के एंकर हैं। ठीक है, इन्होंने बेसिकली हुआ क्या था, इन्होंने आर पार 15 जून इस साल कई ऐसी बातें कह दी थी जो किसी को पसंद नहीं आई थी। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ इन्होंने कहा, काफ़ी चीज़ें ऐसी कह दी थी, उसके ऊपर मल्टीपल FIRs फाइल हुई इनके ऊपर। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आर्टिकल 32 के अंदर, देखिए इन्होंने आर्टिकल 32 के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि ये जर्नलिस्ट हैं और इनको मतलब इन्होंने किसी को डिफेमेशन करने की कोशिश नहीं की है, ये तो सच बोल रहे थे। इनका डिफेंस क्या है कि ये सच बोल रहे थे। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन आता है यार कि एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फ्री स्पीच है, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो लगातार हेट स्पीच डालते रहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये बड़ा पेक्यूलियर राइट है। ये पेक्यूलियर राइट क्यों है कि मान लीजिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है कि आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, लेकिन फिर इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करके आप इंडिया के ही कॉन्स्टिट्यूशन को नलिफाई करने की कोशिश कर सकते हो ना। सो इट हैज द जेनेसिस ऑफ इट्स ओन डिमाइस, इट्स अ वियर्ड राइट दैट वे। ठीक है, और ये इनफैक्ट जॉन स्टुअर्ट मिल भी अपनी किताब में, अपने एस्से में रिकग्नाइज करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन ओलिवर वेंडल होम्स और जॉन स्टुअर्ट मिल और बेंथम, ये बड़े बड़े थिंकर्स जिन्होंने कहा यार जो फ्री स्पीच है ना वो प्रिंसिपल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि अगर कुछ गलत लोग उल्टी बातें कर भी रहे हैं तो एक मार्केट प्लेस है वो आइडियाज का। ठीक है, जो अच्छे आइडियाज हैं वो इवेंचुअली अंततः वो जीत जाएंगे। ठीक है, मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज है, इट्स अ वेरी बिनाइन प्रिजम्पशन। ठीक है, कि जो अच्छे आइडियाज हैं वो हमेशा जीत जाते हैं। लेकिन इनकी अगर आपने बातें सुनी होंगी उस शो पे, तो कई लोग ऐसे कहेंगे कि शायद ये इतना अच्छा आइडिया नहीं था और इसको इतने करोड़ों लोगों ने देखा, दिस इज नॉट द राइट वे टू गो। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे? सीधा सीधा है आर्टिकल 19(2) के अंदर जो है रिस्ट्रिक्शंस डाली हुई, सीधा सीधा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। फिर रिस्ट्रिक्शंस कुछ डाली हुई है कि इनके तहत बनाई जाए, इनके तहत रिस्ट्रिक्टेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फॉर एग्जांपल, आप देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं जो कि सिक्योरिटी ऑफ आवर स्टेट हैम्पर करता है। ठीक है, आप भूटान के खिलाफ फालतू में मीडिया में जाके कुछ ऐसी चीजें नहीं बोल सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं कर सकते हैं आप। डिसेंसी और मोरालिटी को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके तहत ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के, ये
थोड़ी ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो जाके न्यूक्लियर कोड्स बता दो किसी को, है ना। तो यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और पार्लियामेंट क्या करती है, इन रिस्ट्रिक्शंस के तहत कानून लाती है। फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आईपीसी में बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो कि इन रिस्ट्रिक्शंस को यूज करके कानून बनाती हैं, ठीक है। अब मैनी वेज टू डाई इन द वेस्ट बहुत अच्छी मूवी थी, वैसे ही हेट स्पीच को हमारे जो क्रिमिनल लीगल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत अलग अलग तरह से क्रिमिनलाइज किया हुआ है, ठीक है। एक सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी है, ठीक है, जो कम्युनल डिसहार्मनी को प्रमोट करने को और या फिर हेट्रेड ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स को और या फिर कास्ट को क्रिमिनलाइज करता है। एक 153B ऑफ आईपीसी है, ठीक है, जो रिलीजियस, रेसिस्ट, लिंग्विस्टिक और कम्युनिटी और कास्ट बेस्ड हेट्रेड को बढ़ाने को क्रिमिनलाइज करता है। एक सेक्शन 298 ऑफ आईपीसी है जो अटरिंग ऑफ वर्ड्स विद द डेलिबरेट इंटेंट टू वुंड रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन को क्रिमिनलाइज करता है, कि जानबूझ के आपने ऐसा कुछ कहा कि उसके धार्मिक जो संवेदना है वो हर्ट हुई, ठीक है। फिर एक सेक्शन 505 है जो जो ऐसी स्पीच जो कि वायलेंस इंसाइट करने के लिए की जाती है उसको क्रिमिनलाइज करता है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इलेक्शन के टाइम पे हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज करती है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 2014 में एक PIL गई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि जी हमको और थोड़ी सी हेट स्पीच के ऊपर ना थोड़ा सा और हमको कंट्रोल चाहिए, स्पेशली चुनावों के टाइम पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हेट स्पीच है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इक्वालिटी के खिलाफ है। वो इक्वालिटी के खिलाफ क्यों है, ठीक है। अब जनरली तो हम आर्टिकल 19 के लेंस से ही देखते हैं, है ना, आर्टिकल 19 के लेंस से ही समझने की कोशिश करते हैं हेट स्पीच को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इक्वालिटी के खिलाफ है, ठीक है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे बाद में कि ये क्यों इक्वालिटी के खिलाफ है, ठीक है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में लॉ कमीशन को कहा कि भैया एक काम करो, आप देखो कि कुछ और कानून बन सकते हैं क्या हेट स्पीच को, जैसे पहले से काफ़ी नहीं थे, कुछ और कानून बन सकते हैं क्या हेट स्पीच को लेकर, ठीक है। और उसके बाद फिर चलो हम आपको थोड़ा सा इसी केस के बारे में और बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वालिटी को भी हैम्पर करता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप हेट स्पीच करते हो आपका इंटेंशन होता है, आप चाहते हैं, ठीक है। इंटेंशन की बात आ जाती है। इंटेंशन होता है कि आप किसी एक बंदे को उसकी किसी एक बिलोंगिंग के रिस्पेक्ट, यानी कि वो किस कास्ट का है, किस धर्म का है, कौन सी भाषा बोलता है, इस पैरामीटर पे आप उसको डिफेम करने की कोशिश करते हो। और जैसे ही आप एक आइडेंटिटी को दूसरी आइडेंटिटी से छोटा या बड़ा दिखाने की कोशिश करते हो, एक्चुअली छोटा दिखाने की कोशिश करते हो, तो वो इक्वालिटी ऑफ आइडेंटिटीज इन अ पॉपुलेशन के खिलाफ है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कैसे, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट 2014 की जजमेंट में उन्होंने कहा कि जो हेट स्पीच है ये फ्री स्पीच से अलग ऐसे है कि यहाँ पे डेलिबरेट इंटेंशन है कि आपको किसी और को नीचा दिखाना है बेस्ड ऑन कि वो कौन से धर्म का है या फिर कौन सी भाषा बोलता है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर आप इक्वालिटी के प्रिंसिपल को हैम्पर करते हो, कि आप बोल रहे हो कि मेरा जो धर्म है, मेरी जो कास्ट है, मेरी जो लैंग्वेज वो ज्यादा बड़ी और तेरा जो धर्म कास्ट स्पेशल जो भी है वो नीचा है, ठीक है। तो इक्वालिटी को खराब करते हो। और अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो इट विल रियली हेल्प यू इन योर आंसर्स, ऑलराइट। तो हेट स्पीच कोर्ट ने कहा lays the groundwork for aggravated attacks on the vulnerable communities in the future, weakens the ability of people to participate fully in a democracy, ठीक है। अगर आप किसी एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करते रहोगे, बोलते रहोगे कि ये तो कम्युनिटी इसलिए खराब है क्योंकि ये कास्ट खराब है, ये रिलीजन खराब है, तो उनका डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेशन का जो एंगल है वो खराब हो जाता है, ठीक है। इसीलिए भी ये डेमोक्रेसी यानी कि पॉलिटिकल राइट्स को भी हैम्पर करता है। ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को हैम्पर करता है, ये आपकी राइट टू इक्वालिटी को हैम्पर करता है, और ये आपकी पॉलिटिकल राइट्स को यानी कि गैमेट ऑफ सिविल पॉलिटिकल राइट्स को हैम्पर करती है, क्या? हेट स्पीच, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं इंडिया में काफी हैं, ठीक है, और लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जाते जाते उन्होंने ये भी कह दिया कि लॉ कमीशन को बोलो एग्जामिन करे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम बताएंगे कि लॉ कमीशन ने क्या कहा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए फ्री स्पीच के, सॉरी हेट स्पीच के। एक रंगराजन वर्सेस जगजीवन राम बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा होना चाहिए कि जो मैंने कहा है उसके और जो डेंजर है कम्युनिटी को उसके बीच में नेक्सस होना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे बैठ के कह दिया कि यार जो तमिल्स हैं
उनमें ये इशू है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल द तमिल कल्चर वैल्यूज एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। तो फिर कोई एकदम से आके बोल दे यार तुम ऐसा कह रहे हो कि द तमिल कल्चर डज नॉट वैल्यू कंजर्वेटिव वैल्यूज, तो ना, तो ऐसे एक नेक्सस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद से ही कोई निकाल लो भूत की इसने उन्हें ऐसा कहा इसलिए इसका ऐसा मतलब होगा और इसलिए इनके ऊपर हमको कुछ करना चाहिए, क्योंकि इनका जो कहने की स्पीच थी वो हार्म कर रही थी। कोई लिंक होना चाहिए दोनों के बीच में, बिटवीन व्हाट इज सेड and the danger to the community, ठीक है। it's a little difficult to communicate but I guess you understand that, ठीक है। कोई लिंक होना चाहिए। उसके बाद फिर और जो स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कौन हर्ट हुआ है कौन इंजर्ड हुआ है, वो स्टैंडर्ड क्या है, रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फर्म और करेजियस मैन। कमजोर दिलों की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद लॉ कमीशन ने 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो उन्होंने अपनी 2017 में 267th रिपोर्ट में ये कहा कि कुछ नए सेक्शंस डालते हैं हम आईपीसी में हेट स्पीच से रिलेटेड, 153C और 505A, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कुछ और नए सेक्शंस डालते हैं, आपको बस ये याद होना चाहिए कि लॉ कमीशन ने ये कहा था। और उन्होंने स्टैंडर्ड्स लाए कि हेट स्पीच कैसे डिटरमिन की जानी चाहिए, बहुत एक्सट्रीम स्पीच हो, इंसाइटमेंट की गई हो, ऑथर का स्टेटस क्या है, क्या वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, क्या उसकी लोग बहुत सुनते हैं, अमीश देवगन बहुत सारे लोग देखते हैं, स्टेटस उसका काफी हाई है, और स्टेटस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्पीच, क्या वो दबा हुआ कुचला हुआ समाज है, यानी कि क्या उस जो माइनॉरिटी है उनके पास इतने अच्छे राइट्स नहीं हैं। तो हाँ, हमारे देश में मुस्लिम्स माइनॉरिटी हैं, है ना। पोटेंशियलिटी ऑफ स्पीच, यानी कि उससे कितना खतरा है, और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पीच, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेट स्पीच को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो 128 पेज की जजमेंट है देवगन केस में, ठीक है। देवगन केस में क्या कहा, अभी जो केस हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्री स्पीच और हेट स्पीच में फर्क है, एंड आई वांट यू टू सॉर्ट ऑफ फोकस ऑन दिस लैंग्वेज, ऑलराइट। फ्री स्पीच व्हिच इंक्लूड्स द राइट टू कमेंट, फेवर और क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, एंड हेट स्पीच व्हिच इंक्लूड्स क्रिएटिंग और स्प्रेडिंग हेट्रेड अगेंस्ट अ टारगेटेड कम्युनिटी आर डिफरेंट, ठीक है। फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच में फर्क है। इन अ पॉलिटी कमिटेड टू प्लूरलिज्म, एक ऐसा राजनीतिक तंत्र जो बहुलवाद या फिर प्लूरलिज्म को कमिटेड हो, वो किसी भी तरह से राइट टू इक्वालिटी, डेमोक्रेसी वगैरह को हैम्पर नहीं होने दे सकता, और इसलिए स्पीच, हेट स्पीच को चलने नहीं दे सकता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हैं जो मैंने इसलिए डाले हैं ताकि आप अपने नोट्स में जाके वापस रेफर कर सके कि हेट स्पीच को जो डिफाइन करना है उसमें आपको बस ये याद रखना है कि इंटेंट मैटर करता है, ठीक है। द स्पीच प्राइमरीली कैरीज, स्पीच शुड हैव नो redeeming purpose, which means that the speech primarily carries no meaning other than hatred towards a particular group. उसका और कोई मतलब नहीं है उस स्पीच का। जैसे फ्री स्पीच में हम बेवकूफ़ों के आइडियाज में बेवकूफ़ आइडियाज़ भी इसलिए टॉलरेट करते हैं कि हर किसी को कहने का अधिकार है कुछ ना कुछ, और शायद हमको कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया नॉवल आइडिया मिल जाए। हेट स्पीच में ऐसा कोई चांस ही नहीं, वो बस नफरत है वहाँ पर, ठीक है। और सब्जेक्टिव है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है हेट स्पीच के साथ कि इंटेंशन, उसने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, अब क्या उसकी इंटेंशन खराब थी या फिर वो बहुत भोला है ना, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, और सुप्रीम जो कोर्ट्स को ये करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगेन सेम जो देवगन जजमेंट है उसमें भी सोशल इक्वालिटी के डायमेंशन को मेंशन किया है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इतना स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कम्युनिटी के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये सारे स्टैंडर्ड्स लगेंगे, ठीक है। And this is it. There wasn't much that happened in this week, so we tried to make a video based on these two topics, alright? So I hope hate speech और polity part of agricultural laws आपको अच्छे से समझ में आ गए, आपको समझ में आ गया हो कि इनका पर्सपेक्टिव क्या है, इन पे आप अच्छे से आंसर्स निकाल सकते हैं अब, है ना। That's the important part, alright? So keep reading your newspapers, drop your questions to me, I'll try and answer them, alright? And thank you so much for listening and have a good day. Bye bye.